कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो हाओमिंग जो कि रन ग्रुप ऑफ कंपनीज का जनरल मैनेजर है और चेयरमैन रन का सबसे बड़ा बेटा, और आज उसकी शादी होने वाली है रुआन फैमिली की छोटी बेटी शिनशिन से। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हाओमिंग ब्लाइंड है और उसे ये शादी नहीं करनी है, और उसके डैड मिस्टर रन उसे शादी के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि रुआन फैमिली में शादी करने से उनकी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि रुआन ग्रुप के पास बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं जो कि रन ग्रुप में नहीं है, और इसीलिए मिस्टर रन चाहते हैं कि हाओमिंग रुआन फैमिली की छोटी बेटी से शादी करे। पर एक बात का उसे खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं शादी में आए लोगों को इस बात की भनक तक ना लगे कि हाओमिंग देख नहीं सकता, वरना ये बात अगर पब्लिक हो गई तो उनकी कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हाओमिंग का ड्राइवर मिस्टर रन को आकर बताता है कि हाओमिंग गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा है, जो सुनकर मिस्टर रन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो वो ड्राइवर से उसे जल्दी से लेकर आने के लिए कहते हैं। वहीं हम हाओमिंग के छोटे भाई हाओ शुआन से मिलते हैं जो हाओमिंग को कुछ खास पसंद नहीं करता, तो हाओमिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि अंदर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रन ने आपको जल्दी से अंदर बुलाया है। तो हाओमिंग बाहर आता है, उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकता। इसके बाद हमें ब्राइड को दिखाया जाता है, इसका नाम है तियान, तो इसका भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चलता तियान के डैड हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तियान की एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम है शिनशिन, जो उनकी स्टेप मदर के साथ अब्रॉड में रहती थी। शादी तो तय हुई थी शिनशिन और हाओमिंग की, पर जैसे ही शिनशिन को पता चला कि हाओमिंग अंधा है इसलिए अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। स्टेप मॉम ये मौका गंवाना नहीं चाहती रन ग्रुप से रिश्ता जोड़ने का, इसलिए वो शिनशिन की जगह तियान को ये शादी करने के लिए फोर्स करती है, पर इसके लिए तियान तो तैयार नहीं होती। पहले तो स्टेप मॉम उसे काफी प्यार से समझाती कि उसे तो बस एंगेजमेंट का नाटक करना है, उसके डैड के पूरी तरह से ठीक होते ही वो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, पर तियान फिर भी नहीं मानती। स्टेप मॉम उसे अपना असली रंग दिखाती है, कहती है तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वो इसके लिए नहीं मानी तो स्टेप मॉम तो डैड को टपकाने की भी धमकी देती है, इस वजह से तियान शादी के लिए मान जाती है। असल में स्टेप मॉम तो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज को हड़पना चाहती थी, इसलिए वो तो बस अपने रास्ते से कांटा हटा रही थी, इसमें शिनशिन भी उनका साथ दे रही थी। अब इनकी फैमिली में ऐसा क्या चल रहा था इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तियान को तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। वो इस एंगेजमेंट के बाद यहाँ से निकलने का प्लान करती है और एक बैग में अपना सारा सामान डालकर रख देती है। इधर हाओमिंग के ना आने से तो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि उन्हें पता चला कि हाओमिंग तो अंधा है, और इधर फैमिली के भी कुछ कम चर्चे नहीं होते। लोग कह रहे थे कि मिस्टर रुआन की तो जुड़वा बेटियां थी, जिनमें से एक तो मिसेस रुआन के साथ रहती थी और दूसरी मिस्टर रुआन के मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि जो शिनशिन और तियान की स्टेप मॉम है उसके साथ। मिस्टर रन कहते हैं कि ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। इस पे हाओ शुआन तो हाओमिंग की मजाक उड़ाते हुए कहता है उन्हें दिखाई देगा तभी ना आएंगे। इधर हाओमिंग तो फुल स्वैग के साथ आ रहा था, जिसे उसका असिस्टेंट डिस्टेंस और डायरेक्शन गाइड कर रहा था। इधर ड्रेसिंग रूम में तियान तैयार हो रही थी, वो नोटिस करती कि उसका कान का एक झुमका गायब है, वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है पर उसे कहीं भी नहीं दिखता। देन वो अपने ड्रेस में ढूंढने लग जाती है कहीं वो झुमका उसके ड्रेस में तो नहीं फंस गया, तो वो अपने ड्रेस के अंदर चेक कर ही रही होती है। इधर असिस्टेंट हाओमिंग को ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा देता है, तो हाओमिंग ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारता है, वहीं उसके पैर के नीचे ही तियान के कान का झुमका आ जाता है। तियान तो उसे देखकर एम्बैरेस होने वाली थी, पर फिर उसे याद आता है कि ये तो अंधा है, इसलिए कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। तो हाओमिंग झुमका उठाकर उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तियान जब उसे लेने जाती है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, फिर तियान के क्लोज जाकर अपनी बाहों में डालकर अंदाजा लगाकर ही उसके कान में झुमका पहना देता है, जिससे तियान को दर्द होता है। इस वजह से तियान उस पर गुस्सा करने लग जाती है। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि शिनशिन अचानक से तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड कैसे हो गया, फिर तुम ऐसी ही हो। तो तियान दोबारा से रूडली कहती कि हाँ मैं ऐसी हूँ। सुनकर हाओमिंग अपना बो टाई उतारकर फेंक देता है और तियान को उसके लिए एक दूसरा लाने के लिए कहता है। इसके लिए तियान पहले तो मना करती है, पर अभी इससे वो बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए दूसरा बो टाई लाती है और उसके गले में बांधने लग जाती है, पर वो इतना कसकर बांधती है कि उसके गले में तो दर्द ही होने लगता है। तो हाओमिंग उससे अपने आप को छुड़ाता है और फिर से उसे धमकी देते हुए कहता है कि अभी बाहर मेरे साथ कोऑपरेट करना, वरना हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, स्पेशली तुम्हारे लिए। अभी असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि उनके स्टेज पर जाने का टाइम हो गया, तो दोनों मुस्कुराते हुए गेट से एंट्री मारते हैं। हाओमिंग ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे उसका असिस्टेंट उसे गाइड कर रहा था कि उसे कितना दूर जाना है, सीढ़ी आने पर उसे ऊपर उठना है। तो इस तरह से दोनों की एंट्री हो जाती है। वहीं हाओमिंग को इतना बिंदास चलकर आता हुआ देखकर वहाँ मौजूद लोगों को तो बिलीव हो जाता है कि हाओमिंग अंधा नहीं है। तो दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। असिस्टेंट हाओमिंग को गाइड कर रहा था कि एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है, तो असिस्टेंट बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है, जिसे निकालकर वो तियान को पहनाने जा ही रहा था। तो तियान भी अपना हाथ आगे करती है, पर हाओमिंग तो उसकी उंगली में अंगूठी पहना ही नहीं पा रहा था क्योंकि भाई को दिखाई तो नहीं दे रहा था। ऊपर से असिस्टेंट को एक मोटा सा आदमी सामने देखने से रोक रहा था, जिसे कि हाओ शुआन ने इसी काम के लिए रखा था ताकि उसके भाई के अंधे होने का राज सभी के सामने आ जाए और ये जो रूमर फैला हुआ है उसके अंधे होने के बारे में वो सच साबित हो जाए और उसकी जगह वो कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाए। तो हाओमिंग काफी बार अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, एक बार भी वो उसके उंगली में पहना नहीं पाता। उल्टा इस कोशिश में तो उसके हाथों से अंगूठी नीचे गिर जाती है, जिससे सारे लोग तो बातें बनाने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए तियान अंगूठी उठा लेती है और हाओमिंग को पकड़ा देती है और इस सीन को बस हाओमिंग नर्वस हो गया था ये बता दिया जाता है। फिर तियान खुद ही अंगूठी पहन लेती है, जिससे उनकी एंगेजमेंट कंप्लीट होती है। इसके बाद तियान तो जल्दी से कपड़े चेंज कर निकलने लगी थी, तभी उसे हाओमिंग का असिस्टेंट आकर रोकता है और उसे हाओमिंग के साथ चलने के लिए कहता है। तो तियान कहती है मैं क्यों जाऊँ। इस पे असिस्टेंट उसे हाओमिंग के साथ शिनशिन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, इसमें साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिनशिन हाओमिंग के साथ मूव इन कर जाएगी। इससे अब तियान तो कंफर्म हो जाती है कि शिनशिन और उसकी स्टेप मॉम ने उसे हाओमिंग के साथ फंसाने
के लिए ही इस शादी का प्लान किया है, जिससे अब ध्यान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए वो हाओमिंग के घर मूव इन कर जाती है। तो असिस्टेंट उसका सामान उसके रूम तक ऊपर पहुंचाने की बात करता है। हाओमिंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसका सामान है वो खुद लेकर चली जाएगी। आखिरकार वो इस घर में मेरी नौकरी तो है, इसलिए इसे मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी और मेरे हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बात ना मानने का कंपेंसेशन तुम्हें पता भी है कितना है? 50 मिलियन युआन। जो सुनकर तियान तो शॉक्ड रह जाती है। तभी असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से निकाल कर दिखाता है। इसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर पार्टी बी ने पार्टी ए के कही हुई बातों को नहीं माना तो उसे पार्टी ए को 50 मिलियन युआन पे करना होगा ऐसे कंपेंसेशन। तो हाओमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शिनशिन, इस पे कि क्या तुम और तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी मेरे साथ शादी करने की बात करके, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ना ही भूल गई। पर अब तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो बेचारी तियान अब क्या करती, अपना भारी भरकम बैग उठाकर सीढ़ियों से जाने लग जाती है। तो काफी मेहनत के बाद अपना सारा सामान लेकर अपने रूम में पहुंचती है। जहाँ तक सामान उठाते उठाते तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे उठाता है, उसे कहता है कि मिस रोमान, बॉस ने आपको नीचे बुलाया है उनके लिए खाना बनाने के लिए। तियान उसे गुस्से से कहती है कि जाकर अपने बॉस से कह दो कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली। इस पे असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस ने मुझे ये भी कहकर भेजा था कि अगर आपने इसके लिए मना किया तो मैं आपसे 50 मिलियन युआन वसूल करके ले आऊं। सुनकर तियान तो नीचे चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। तो नीचे जाकर वो देखती है कि टेबल पर तो जिंदा क्रेफिश पड़े हुए थे, जिन्हें हाओमिंग उसे पकाने के लिए कहता है। तियान को तो बड़ा ही डर लग रहा था उन क्रेफिश से, इसलिए वो कहती कि वो ये सब बना नहीं पाएगी क्योंकि उसे क्रेफिश बनाना नहीं आता। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि फिर हमारी सीरी कब काम आएगी। तो हाओमिंग सीरी से क्रेफिश बनाने का रेसिपी पूछता है। सीरी इसका प्रोसेस बताने लग जाती है। पहले तो क्रेफिश को सॉल्ट वाटर में डालो। तियान सॉल्ट वाटर गर्म करके ले आती है। फिर सीरी बताती है कि मसाले लेकर आओ। तो तियान मसाले लेकर टेबल में आकर रख देती है। फिर दूसरी चीजों की तैयारी करने जाती है। हाओमिंग तो पानी का ग्लास समझकर मसाला ही पी जाता है, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो वो पानी पानी चिल्लाने लग जाता है और पानी ढूंढते हुए टेबल पर अपना हाथ फेरने लग जाता है। इस वजह से उसका हाथ क्रेफिश के कंटेनर पे पड़ता है। क्रेफिश कंटेनर से बाहर टेबल पर आ जाती है। इसमें से एक तो हाओमिंग की उंगली पर भी काट लेता है। हाओमिंग की तो और बैंड बच जाती है। तो वो चिल्लाते हुए तियान को बुलाने लग जाता है। तियान भागकर पानी लेकर आती है। तो हाओमिंग उसे कहने लगता है कि ये सब तुमने ही प्लान किया है ना। तियान कहती है मैंने क्या किया, मैं तो तभी से किचन के अंदर हूँ। तो हाओमिंग कहता है छोड़ो वो सब, अब मेरी मदद करो, मेरी उंगली से क्रेफिश को हटाओ। फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि पहले तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि ये क्रेफिश काट भी सकती है। तो तियान डरते हुए अपने हाथों से क्रेफिश को हटाने के लिए जाती है, और क्रेफिश तो उसे काटने लग जाती है, इसलिए वो डरकर हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद वो एक लाइटर उठाकर ले आती है, क्रेफिश को जलाने लगती है। इस चक्कर में हाओमिंग का ही हाथ जल जाता है। वो एक चाकू लेकर आ जाती है, क्रेफिश को काटने लगती है। उसका एम तो क्रेफिश पर लग ही नहीं रहा था। इसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन वो चिल्ली पाउडर क्रेफिश के ऊपर छिड़कने लग जाती है। इससे उल्टा हाओमिंग को ही जलन होने लगती है। तो हाओमिंग उसे अपने बकवास आइडियाज बंद करने के लिए कहता है और सीरी से पूछता है कि अगर क्रेफिश किसी की उंगली काट ले तो उसे क्या करना चाहिए। सीरी जवाब देती है कि उसे सॉल्ट वाटर में डुबा दो। तो हाओमिंग यही करता है, सॉल्ट वाटर में अपनी उंगली डुबा देता है, जिससे क्रेफिश उसकी उंगली छोड़ देता है। और उसकी उंगली तो पूरी तरह से सूज गई थी। तो रात को तियान अपनी कंपनी के साइट पे उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज को देख रही थी, जिन्हें वो ओलिविया नाम से डिजाइन करती थी, पर किसी को भी उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। तो उसकी डिजाइन की हुई सारी ज्वेलरीज बहुत ही महंगी आती है, तुरंत उसके सारे ज्वेलरीज बिक जाते हैं। इससे लोग तो उसके डिजाइन की काफी तारीफ करते हैं। तभी असिस्टेंट बाहर से आवाज लगाता है कि आपको बॉस ने बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी मदद चाहिए। इस पे तियान दोबारा से गुस्सा करते हुए कहती है क्या तुम्हारा बॉस दिमाग से पैदल है या फिर छोटा बच्चा जिसे नहाने में मदद चाहिए। जाकर बोल दो उस परवट बॉस से कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो असिस्टेंट वही सेम डायलॉग चिपकाता है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर 50 मिलियन युआन का कंपेंसेशन तैयार रखने के लिए कहा उन्होंने। इधर में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम तो तियान के डैड को टपकाने का फुल प्लान बनाकर रखी थी। तो वो डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें कुछ दवाई दे रहे थे, इससे मिस्टर रुआन अब दोबारा से कभी नहीं उठ पाएंगे। उनकी ये सारी बातें मिस वांग सुन लेती है, जो कि मिस्टर रुआन की केयर टेकर थी और उन्हें यहाँ तियान नहीं रखा था ताकि उन्हें उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में पता चले। तो ये सुनते ही मिस वांग तियान को कॉल करके स्टेप मॉम के प्लान के बारे में बता देती है। इस पे तियान उन्हें उन पर नजर रखने के लिए कहती है, तक वो अपने डैड को किस तरह बचाएगी इस बारे में सोचेगी। इधर हाओमिंग की तरफ से तियान का दोबारा से बुलावा आता है। तो तियान को बाथरूम जाना ही पड़ता है, जहाँ हाओमिंग उसे अपनी सूजी हुई उंगली दिखाता है और कहता है कि मैं इसकी वजह से खुद से नहीं नहा सकता अब, क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तो अब तुम्हें ही मुझे नहाने में हेल्प करनी पड़ेगी। कहकर वो तियान से अपने कपड़े उतारने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। इससे तियान तो शॉक्ड हो जाती है। तियान उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है और उसकी बॉडी देखकर कहती है कि अच्छा तो इसने एब्स भी बना रखे हैं। फिर हाओमिंग उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। देन वो टब में घुस जाता है नहाने के लिए, जहाँ उसे बाथिंग सॉल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो तियान से उसे ढूंढ कर देने के लिए कहता है। तो तियान उसे ढूंढने लग जाती है, जो कि हाओमिंग के पीछे की तरफ रखा हुआ था, पर वहाँ तक तियान का हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो अपना हाथ आगे बढ़ाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो हाओमिंग के ऊपर टब में गिर जाती है, जिससे दोनों ही काफी एम्बेरस होते हैं। तो हाओमिंग जल्दी से तियान को पीछे करता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। तियान कहती है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरा तो बस पैर फिसल गया। तो हाओमिंग पूछता है कि अब नाटक बंद करो, बताओ तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो, अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो बता दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तियान कहती
कहती मेरा कोई प्लान नहीं है, पर इस वक्त हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए हम लोग साथ में काम कर सकते हैं और इस मुसीबत से निकलने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो हाओमिंग पूछता है कि आखिर तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकती हो। इस पे तियान कहती कि मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगी। हाओमिंग नॉट इंटरेस्टेड क्या कर उसे पीछे ढकेल देता है। तियान तो भीग गई थी इसलिए वो उसे टावल मांगती है। तो हाओमिंग उसे टावल पास करता है तो तियान जल्दी से उसे लेकर अपने आप को ढकने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो अंधा है, तो वो जल्दी से टब से बाहर निकल आती है और हॉल में आकर बैठ जाती है, जब वो अपनी सौतेली माँ की प्लानिंग के बारे में सोच रही होती है। कहीं उनका असली मकसद तियान को रुआन फैमिली से बेदखल करने की तो नहीं है, क्योंकि तियान के मॉम के डेथ के बाद ही सौतेली माँ शिनशिन को लेकर रुआन फैमिली में आई थी और आते ही अपना हक जमाने लगी थी। पर तियान के डैड ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तियान अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अभी भी उसके डैड की जान को खतरा था। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तभी हाओमिंग उसके लिए एक फाइल लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें इसमें लिखे हुए सारे लोगों के नाम, उनके काम और कंपनियों के नाम याद करने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कल एक कॉकटेल पार्टी में ले जाने वाला हूँ। मेरी आंखें बनाकर, जैसा कि तुमने अभी कहा, अगर तुमने ये काम सही से कर दिया तो हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कहकर हाओमिंग चला जाता है। फिर तियान रात भर जाकर सारे लोगों के नाम, उनके प्रोफेशन एंड पोजीशन, उनकी कंपनी, सब कुछ याद कर लेती है। पर उन्हें याद करते करते ही वो सो जाती है। तो अगली सुबह एक लड़का आकर उसके फेस से वो फाइल हटाता है, तो एक अनजान लड़के को देख कर तियान तो घबरा जाती है, उसे जोर का एक किक मारती है। फिर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन और यहाँ करने क्या आया था। तो वो लड़का बताता है कि चिंता मत करिए, मुझे तो मिस्टर हाओमिंग ने आपको तैयार करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो लोग तियान के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करने लगते हैं। तो काफी काट छाट के बाद तियान के लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज करते हैं, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो हाओमिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस शिनशिन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और आपके साथ तो और भी अच्छे लगेगी, पूरे पार्टी के ही हाईलाइट हो जाएंगे आप दोनों। तो हाओमिंग को देखकर तियान उसके पास जाती है और उसके लिए स्टाइलिश हायर करने के लिए उसे थैंक यू कहती है और ये कि उसे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आई। पर फिर कहती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं देख सकते कि मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इस पे हाओमिंग उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पहुंचकर तियान कौन किस तरफ है, कोई उसके तरफ आ रहा है या नहीं, ये सब उसे बताने लग जाती है। इसी दौरान एक आदमी उसकी तरफ आने लग जाता है। उसके आने से पहले ही तियान उसके बारे में सब कुछ हाओमिंग को बता देती है, जिससे ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है। वो आदमी गया ही था कि एक और आदमी उससे बात करने के लिए आने लगता है। तो इस बार भी तियान उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे उस आदमी को भी कोई शक नहीं होता। तो वो दूसरी ओर चला जाता है। तो तियान अब हाओमिंग से एक जगह पर जाकर बैठने के लिए कहती है, ताकि ज्यादा लोग उन्हें नोटिस ना करे, वरना अगर कभी एक साथ बहुत सारे लोग उसकी तरफ आने लग जाएं, तो हाओमिंग को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों साइड में बैठने के लिए चले जाते हैं। पार्टी में हाओशुआन भी आया हुआ था कि तभी उसकी टक्कर असली शिनशिन से हो जाती है और वो भी इसी पार्टी में ही आई थी। तो हाओशुआन उसे शिनशिन कहकर बुलाता है, इससे शिनशिन तो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, पर फिर थोड़ा शांत होकर उसे कहती कि वो तो तियान है, शिनशिन की जुड़वा बहन। तो हाओशुआन तो उसकी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि अब से तो हम लोग फैमिली ही हैं। तभी शिनशिन की नजर पड़ती है तियान और हाओमिंग पे, जो देखकर वो कह पड़ती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हाओशुआन उससे कहता है कि चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो दोनों जाकर उनके सामने वाली चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तो हाओशुआन हाओमिंग से कहता है कि आज अचानक तुम घर से बाहर कैसे निकले, क्या डैड ने तुम्हें घर पे रेस्ट करने के लिए नहीं कहा। तो हाओमिंग भी उसे सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या है ना, जब काम की बात आती है तब डैड को तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। ये सुनकर शुआन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। तो शिनशिन पूछती है कि आपकी आंखें रिकवर हो गई। इस पे हाओमिंग कहता है कि अभी तक तो नहीं हुई, पर भले ही मुझे इस दौरान दिखाई ना दिया हो, पर मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ। तो शिनशिन अब तियान से प्यार से बात करने के नाटक करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम आजकल घर पे फोन नहीं करती, तुम्हें पता भी है कि मुझे और मॉम को तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तो तियान पूछती है किस बात की फिक्र होती है। शिनशिन कहती है कि कहीं तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, मुझे तो खास तुम्हारी फिक्र होती है। आफ्टर ऑल हम दोनों तो ट्विंस है ना, और ऐसा कहा जाता है कि ट्विंस कनेक्टेड होते हैं। तो तियान कहती है कि सही कहा तुमने, हम ट्विंस हैं। अगर तुमने मेरी जगह हाओमिंग से शादी भी कर ली तब भी कोई हम दोनों को पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर शिनशिन को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। हाओशुआन फिर से हाओमिंग की बेइज्जती करने का सोचता है और उसे स्टीक खाने के लिए कहता है, क्योंकि हाओमिंग स्टीक नहीं खाता। इस पे हाओशुआन कहता है कि भाई हमारी इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेते हैं, तो क्या वो स्टीक नहीं खा सकते। इस पे हाओमिंग फिर से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि कंपनी को संभालने के लिए स्टीक खाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है, वरना मैं स्टीक तो नहीं खाता, फिर भी हमारी कंपनी तो बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा हूँ। वही तुम तो स्टीक खाते हो, पर डैड को भी पता है कि तुम कंपनी को संभालने के काबिल नहीं हो। तो इन दोनों भाइयों के बीच बढ़ते हुए गर्मा गर्मी के माहौल को देखते हुए तियान कहती है कि लगता है हमारे में बात करने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो ये कहकर दोनों जाने ही लगे थे कि तभी हाओशुआन मिंग की तरफ एक ट्रॉली को धक्का मार देता है, पर तियान हाओमिंग को उस ट्रॉली के टक्कर से बचाने के लिए उसके आगे आकर ट्रॉली को धक्का मार देती है और इस चक्कर में वो गिरने लगी थी, पर हाओमिंग उसे होल्ड कर लेता है, पर इससे तियान का हील टूट जाता है, जो देखकर शिनशिन उसका मजाक बनाते हुए कहती है लगता है तुम्हारे हील्स खराब क्वालिटी के थे। ये कहकर हंसने लगी थी, पर हाओमिंग तो तियान को उठा लेता है और पार्टी से बाहर ले जाने लगता है, जहाँ तियान उसकी डायरेक्शन बताने में मदद कर रही थी। तो उन दोनों को ऐसे देखकर लोग उन्हें क्यूट कपल समझते हैं, पर उनके भाई बहनों को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हाओशुआन शिनशिन से कुछ कोलैबोरेशन की बात करता है, जिससे तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों अब टीम अप करने वाले हैं और मिलकर कुछ तो घोटाला जरूर करेंगे। इधर घर आकर तियान उन दोनों के लिए खाना बनाती है, फिर दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हाओमिंग उससे कहता है कि तुम अपनी बहन को पसंद नहीं करती हो ना। तियान पूछती है ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है। मिंग कहता है कि मैंने फील किया, पर तियान उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाओमिंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा वो पहले वाला प्रपोजल मंजूर है, अब से तुम मेरी आंखें बनोगी और तुम्हें
तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगा उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर तियान तो बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हाओमिंग उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है। तो अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ तियान अपने एक साथी के साथ डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर अपने डैड को उस नर्सिंग होम से निकाल लाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तियान का पार्टनर और कोई नहीं बल्कि हाओमिंग का असिस्टेंट सॉन्ग था। तो तियान उसे थैंक यू कहती है उसके इस काम में मदद करने के लिए। सॉन्ग तो उसे थैंक यू कहता है हाओमिंग की टेक केयर करने के लिए। तो यहाँ वो उसे हाओमिंग के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें हाओमिंग ने अपने आंखों की रोशनी खोई थी। पर सॉन्ग को फुल डाउट था, किसी की सोची समझी चाल थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हाओमिंग को मॉर्निंग वॉक करते टाइम एक कार उड़ा देती है, जिससे एक मास्क पहना हुआ आदमी निकलता है और मिंग को चेक करके वापस चला जाता है। इधर मिंग भी बैठकर इसी बारे में सोच रहा था, तभी हाउशवान बिना आवाज किए वहाँ पहुँच जाता है। पर हाओमिंग उसके स्मेल से ही उसे पहचान लेता है। तो हाउशवान फिर से उसकी बेइज्जती करने लग जाता है कि वो एक अंधा है, वो किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो कंपनी क्या संभालेगा। पर हाओमिंग उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी तियान वहाँ पहुँच जाती है और हाओमिंग को डिफेंड करने लगती है। हाउशवान के बुरे कामों के बारे में उसे याद दिलाती है और मिंग कितना नेक और अच्छा बंदा है इस बारे में उसे बताती है। शुआन तो अभी भी मिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था और उसकी इंसल्ट भी कर रहा था। तो तियान उसे मजा चखाने के लिए सॉन्ग को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है और अंधेरे में शुआन की तो हालत खराब हो जाती है, गिरते पड़ते हुए चिल्लाने लग जाता है। तो तियान लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है और आगे से शुआन को वार्न करती है मिंग के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहने से। तो शुआन उन तीनों को धमकी देकर जाता है कि वो उन्हें देख लेगा। तो रात को तियान बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वही हाओमिंग तो उसी के बारे में सोच रहा था, उसने किस तरह शुआन के सामने उसे डिफेंड किया और उसे मजा भी चखाया। तो वो तियान को थैंक यू बोलने के लिए उसका नाम बुलाने लगता है, पर तियान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो सो चुकी थी। तो वो उसके पास जाता है और वो सो चुकी है कंफर्म करने के बाद उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। पर तियान अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो डैड का नाम लेकर बड़बड़ाने लगती है। तो हाओमिंग उसे शांत करने के लिए उसके सर पे हाथ रखने जाता है, पर तियान तो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाती है। तो हाओमिंग अपना हाथ छुड़ाकर बैठने जाता है, पर तियान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ कर रखा था। इस वजह से हाओमिंग उसकी तरफ खींचा चला जाता है, इससे उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इससे हाओमिंग तो एकदम साइलेंट हो गया था, पर फिर थोड़ा शाय फील करने लगा था। इधर शिनशिन और उसकी मॉम को मिस्टर रुआन के गायब होने की बात पता चलती है, इससे सौतेली मॉम तो घबरा जाती है, पर शिनशिन को कोई फिक्र नहीं होती। वो कहती है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पर अब वो पीछे नहीं हटेगी, जो उसके हक का है वो उसे छीन कर रहेगी। तभी उसे हाउशवान का कॉल आता है, जो उसे तियान समझकर उसके कुछ डिजाइन मांगता है, जिन्हें देने के लिए शिनशिन मान जाती है क्योंकि अब वो उनकी कंपनी में भी तियान की जगह लेने वाली है। इधर तियान की जब सुबह आंखें खुलती है, वो अपने आप को बेड पर देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो तो चेयर पर बैठी थी। ऊपर से हाओमिंग को उसके सामने देखकर वो तो और ज्यादा चौंक जाती है और सोचने लग जाती है कि कहीं कल रात उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं था। इस बारे में पूछने के लिए वो हाओमिंग को जगाती है। हाओमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? तियान कहती है मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? हाओमिंग कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, पर तुमने कुछ तो मेरे साथ किया था। तो हाओमिंग थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहता है कि पहले तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मुझे अपने करीब लाकर मुझे डैड बुला रही थी। तो ये सुनकर तियान को चैन आता है। तभी घर की घंटी बजती है, तो वो भाग कर दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ और शिनशिन आए हुए थे। तो वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और हाओमिंग को भी उनके आने के बारे में बताती है। तो सौतेली माँ का नाम है युनजू। तो वो तियान के साथ आकर बैठती है, पर शिनशिन की नजर तो घर के कैमरास पर थे। वो अच्छी तरह से पूरे घर में सारे कैमरास को लोकेट कर लेती है और उसे ये सब करता देखकर हमें पता चलता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। वहीं युनजू तियान से उसके डैड के हॉस्पिटल से गायब होने के बारे में बात करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उनका किसी ने किडनैप कर लिया। तो तियान की और शक की नजरों से घूरते हुए उससे पूछती है हॉस्पिटल वालों ने बताया एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर के वेश में आकर उन्हें लेकर चले गए। ये सब सुनकर तियान तो नर्वस होने लगती है, चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े घबराने वाले रखे थे ताकि युनजू को लगे कि तियान अपने डैड के लिए परेशान है। इधर शिनशिन मौका देखकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी, तो उसे जाते हुए तियान देख लेती है, पर युनजू उसे रोकते हुए कहती है कि शिनशिन की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो वॉशरूम गई है। देन उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे डैड के कौन दुश्मन हो सकते हैं जो उनकी किडनैपिंग कर सकते हैं। इधर तियान से तो अब एक्टिंग नहीं की जा रही थी, पर फिर भी वो सिचुएशन को संभाल लेती है। इधर हमें शिनशिन को दिखाया जाता है जो तियान के रूम में कुछ तो ढूंढने के लिए आई थी। वो उसके रूम की तलाशी करने लग जाती है, पर उसे वो चीज कहीं भी नहीं मिल रही थी। पर तभी हाओमिंग उस कमरे में आ जाता है, उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तो अचानक से उसे देखकर शिनशिन एकदम से स्टैचू हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि गलती से भी उसे कोई आवाज ना सुनाई दे। पर हाओमिंग को फील होता है कि इस रूम में कोई ना कोई तो है, इसलिए वो अपने हाथ से इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तो ऐसे ही ढूंढते हुए वो शिनशिन के काफी क्लोज आ जाता है और शिनशिन की तरफ हाथ फैला रहा होता है। शिनशिन थोड़ी पीछे झुककर उसे डॉज कर जाती है, जिससे हाओमिंग को पता नहीं चलता, इसलिए वो बाहर चला जाता है। तभी शिनशिन एक बॉक्स देखती है, इसके अंदर चेक करने पर उसे तियान के बनाए हुए सारे डिजाइन मिल जाती है जो कि अभी तक तियान ने लॉन्च नहीं किया था। तो शिनशिन उन डिजाइन को अपने पास रख लेती है और उन्हें लेकर नीचे आने लगती है। ऐसे तियान को अब शिनशिन पे कुछ डाउट होने लगता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाने लगी थी। तो मॉम उसे रोकने लगती है। इतने में शिनशिन नीचे आ जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मॉम चलिए शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कहकर दोनों निकल लेते हैं, पर तियान को उन पे डाउट हो जाता है कि आखिर ये दोनों किस लिए आई थी। युनजू का तो पता है कि वो यहाँ उस पर डाउट क्लियर करने आई थी, पर ये शिनशिन किस इरादे से आई थी ये तियान समझ नहीं पाती। कुछ ही दिन बाद तियान को पता चलता है कि उनकी कंपनी में तियान के नाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और उस ज्वेलरीज के डिजाइन देखकर तियान तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो तो उसके डिजाइन हैं। तो वो भागकर अपने बॉक्स में चेक करने जाती है उन डिजाइन जहाँ से तो वो सब गायब हो चुके थे, जिससे उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ये काम शिनशिन ने वॉशरूम के बहाने आकर किया है, जो देखकर तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता
है तो वो शिनशिन को रोकने के लिए भागकर अपनी कंपनी पहुंचती है और वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं देते क्योंकि शिनशिन ने उन्हें पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि अगर उसकी बहन आए तो वो उसे अंदर नहीं आने दे। अंदर तो इवेंट चालू हो गया था। शिनशिन तियान बनकर एंट्री मारती है और उन ज्वेलरीज को डिजाइन करने का क्रेडिट भी ले लेती है। इसके बाद अपनी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज के बारे में सभी को बताने लगती है। ज्वेलरीज की खास बात, उन्हें बनाने में क्या क्या यूज किया गया है, किस तरह से उन्हें बनाया गया है, वो सब कुछ बताने लगती है। तो उस इवेंट में हाओमिंग भी आया हुआ था तो उसे उन डिजाइन के बारे में सुनकर उसका स्टाइल कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। तो शिनशिन यहाँ बताती है कि उसे ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है। तो शिनशिन के इस भाषण के बाद वहाँ मौजूद लोगों को ज्वेलरी डिजाइनर यानी कि शिनशिन से किसी का कोई सवाल हो तो पूछने का मौका दिया जाता है, जिसमें हाओमिंग अपना हाथ खड़ा करता है। इधर गेट के बाहर तो तियान अंदर जाने की काफी कोशिश करती है पर गार्ड्स उसे बार बार बाहर कर देते हैं। तियान अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करने लग जाती है। दोनों गार्ड्स आपस में ही बहस करने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए तियान भागकर अंदर चली जाती है जहाँ वो कुछ कहने ही जा रही थी। पर उससे पहले हाओमिंग शिनशिन से पूछता है कि अभी आपने कहा कि आपको ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने आपकी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज में जिस पर्पल ऑर्चिड का यूज किया है उसकी ओरिजिन कहाँ है। अब इस सवाल से तो शिनशिन फंस जाती है और उसका जवाब भी गलत बता देती है। तो शिनशिन एक्सप्लेन करने जा ही रही थी कि हाओमिंग कह देता है कि अभी आपने जो भी डिजाइन के बारे में बताया इस तरह की स्टाइल तो ओलिविया की है, यानी कि वो इस डिजाइन की असली ओनर नहीं है। ये सुनकर सारे लोग तो बातें करने लग जाते हैं, इसे ज्वेलरी डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं आता, ये डिजाइन चुराती है। तो इस तरह से सारे लोग उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं, उससे काफी सारे सवाल करने लगते हैं। और हाओमिंग तो बिंदास वहाँ से निकलने लगता है जहाँ तियान उसे रोककर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये डिजाइन इसकी नहीं है। इस पे हाओमिंग कहता है कि उसे ओलिविया की ज्वेलरी डिजाइनिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ पता है, क्या कर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं शिनशिन की तो जबरदस्त बदनामी होती है। हाओमिंग और तियान मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाते हैं जो हाओमिंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनका बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लिया। तो मिस्टर वांग रेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाते हैं। तो इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। मिस्टर वांग तियान को भी ड्रिंक का ऑफर करते हैं पर तियान एलर्जी है कहकर मना कर देती है। तो हाओमिंग तियान की तरफ से ड्रिंक करने लग जाता है, इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो शिनशिन को उसे उठाकर घर लाना पड़ता है। तो वो उसे कैसे भी करके सोफे पर लिटा देती है और पास ही में बैठकर उसे देखने लग जाती है। कहती है तुम ज्यादा वाइन होल्ड नहीं कर सकते पर फिर भी तुमने मेरी वजह से इतना ड्रिंक कर लिया, ये कहकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेने चली जाती है और उसी बीच हाओमिंग उठ जाता है और तियान से पानी लाने के लिए कहता है। तो हाओमिंग उसे बार बार आवाज लगा रहा था, इसलिए तियान जल्दी जल्दी में टॉवल पहनकर ही आ जाती है क्योंकि वैसे भी हाओमिंग को तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तियान उसे पानी का ग्लास देकर थोड़ी ही दूरी पर अपने बालों को सुखा रही होती है। अभी हाओमिंग को बहुत ही धुंधला सा दिखाई पड़ने लगता है जो कि सिर्फ उसे तियान की ओर ही दिखाई दे रही थी। तो हाओमिंग तियान की ओर जाने लगता है। वहीं तियान तो उसे बिना देखे ही सुनाने लगती है कि जोश जोश में इतना भी ड्रिंक नहीं कर लेना चाहिए, तुम अपने आप को संभाल ही ना सको। वहीं हाओमिंग जितना तियान की ओर जा रहा था थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखने लगा था। तो वो अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, इससे तियान का टॉवल गिरने लगा था। तो तियान जल्दी से टॉवल को संभालती है और हाओमिंग पे चिल्लाने लगती है कि क्या कर रहे हो। ये कहकर वो भागने ही लगी थी। हाओमिंग का पैर टॉवल के एक सिरे पर आ जाता है, इससे तियान गिरने वाली होती है पर हाओमिंग उसे होल्ड कर लेता है। तो हाओमिंग तियान के फेस को टच करते हुए कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है। उसने इतना कहा ही था कि तियान कहती कि तुम्हारा हाथ तो कहीं और ही जा रहा है, कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तियान जैसे ही जाने लगती है तो हाओमिंग को वो धुंधला सा दिखाई देना भी बंद हो जाता है और अब आंखों के सामने कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। इधर मिस्टर रेन हाओमिंग के काम से तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि हाओमिंग ने मिस्टर वांग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लिया। अभी हाओशुआन की बात उठती है, इसमें मिस्टर रेन कहते हैं कि हाओशुआन हाओमिंग की जितना केपेबल नहीं है। उनकी ये सारी बातें हाओशुआन बाहर से छुप कर सुन रहा था, जिससे उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असली शिनशिन और हाओशुआन का तो चक्कर चल रहा था, जहाँ शिनशिन अभी भी उसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में जो उसकी बदनामी हुई उससे परेशान थी, इसलिए वो हाओमिंग और तियान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो शिनशिन हाओशुआन से कहती है कि अब तो हाओमिंग और उसकी बहन साथ हो गई है, अब हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस पे हाओशुआन कहता है कि एक तो अंधा है और दूसरी एक बेकार सी लड़की, तुम चिंता मत करो मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। ये कहकर वो एक एविल स्माइल देता है। इसका मतलब तो साफ था कि हाओशुआन के पास कोई ना कोई तो शैतानी आइडिया जरूर होगा। तो अगले दिन हाओमिंग को दिखाया जाता है जो मिस्टर वांग के ऑफिस गया हुआ था उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने के लिए। तो सॉन्ग उनसे पूछता है कि मिस डुआन नहीं आई आपके साथ। हाओमिंग तो बड़ा ही खुश होकर कहता है कि वो मेरे लिए घर पे फिश बना रही है। इस पे सॉन्ग धीरे से पूछता है कि क्या आपके लिए। तो हाओमिंग भी लाइक और किसके लिए बनाएगी, ये कहकर उसे चुप करा देता है। इधर मिस्टर वांग के आने का टाइम तो पार हो गया था पर वो अभी तक नहीं आए थे। तभी मिस्टर वांग की सेक्रेटरी आती है जिससे हाओमिंग को पता चलता है कि उनकी मीटिंग तो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि कल ही आपकी फियांसे शिनशिन यहाँ आई थी मिस्टर वांग से मिलने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने आपकी इस डील को कैंसिल कर दिया और अब ये डील मिस्टर वांग आपके भाई हाओशुआन की कंपनी के साथ करेंगे। जो सुनकर हाओमिंग तो शॉक्ड था और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो हाओमिंग घर पहुंचता है, तियान तो बड़ी खुश होकर उसके लिए फिश करी बनाकर लाती है क्योंकि आज उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हो गया। तो वो आकर उसे कांग्रेचुलेट भी करती है पर हाओमिंग रूडली पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना। तो तियान कहती है हाओमिंग जी आप तो बड़े औसम है। तभी तियान को उसकी स्टेप मदर यानी कि यंजू का कॉल आता है। तो हाओमिंग उसे स्पीकर ऑन करके कॉल पिक करने के लिए कहता है। तियान कहती क्या बात है। तो हाओमिंग उसे पहले कॉल पिक करने के लिए कहता है जहाँ यंजू कहती कि हमारी तरफ से तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया, मिस्टर वांग भी अब हाओशुआन के साथ है। हाओमिंग को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना, अगर उसे पता भी चल जाता है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अगर उसने तुम्हें सताया या फिर परेशान किया तो तुम घर वापस आ जाना। ये सब कहकर कॉल काट देती है जिससे तियान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर वो ये सब क्या बोल रही थी। तो हाओमिंग कहता है कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, आखिर तुम्ही ने तो किया है। तियान
तियान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हाओमिंग पूछता है कि तुमने हाशवान के साथ कब हाथ मिला लिया। तियान कहती है मैं कब हाशवान से मिली और ये सब क्या चल रहा है। तो हाओमिंग उसे वो सब कुछ बता देता है, कैसे वो कल मिस्टर वांग की कंपनी गई थी और हाओमिंग के साथ होने वाली डील को कैंसिल करके हाशवान के नाम पर उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करा दिया। तो तियान कहती है मैं कब मिस्टर वांग के ऑफिस गई, मैंने तो देखा भी नहीं है और कल पूरे दिन तो मैं घर में ही थी और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी। हाओमिंग रूडली कहता है कि वो तो तुम्हें ही पता होगा। तियान उससे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसका हाशवान से कोई लेना देना नहीं है, पर हाओमिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इससे तियान को तो बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। ये भी तो हो सकती है कि मेरी स्टेप मॉम हाशवान के साथ मिलकर हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। तो हाओमिंग कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी फैमिली, वो ऐसा क्यों करेगी। तो तियान अब गुस्से से कहती है कि वो उसे समझा नहीं पाएगी कि उसकी मॉम उसकी किस तरह की फैमिली मेंबर है और वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकती है। तुम्हें बिलीव करना है या नहीं करना है वो तुम पर है, पर यही सच्चाई कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो उस फिश करी को फेंक देती है और गुस्से से अपने रूम चली जाती है। शिनचिन और हाशवान तो खुशियां मना रहे थे कि उन्होंने कितनी आसानी से उन दोनों को बेवकूफ बना दिया। अब इससे उनके बीच का ट्रस्ट चला जाएगा। तो हाशवान उससे पूछता है कि तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कैसे आया, क्या तुम उसके साथ ऐसी अदला बदली करती रहती हो। हाशवान से कहती कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस तो निभाना है। हाशवान कहता है जरूर, मैं तुम्हें रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर बनने में मदद करूंगा। कहकर वो शिनचिन की ओर ऐसे देखने लगता है जिससे ऐसा लगता है जैसे शुआन के दिमाग में कुछ और ही आइडिया है, मे भी वो बस शिनचिन का यूज कर रहा है। दिन में हाओमिंग को दिखाया जाता है जो शिनचिन की बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी बातें सुनने के बाद उसे भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वो सॉन्ग को कॉल करके घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, जिससे पता चल जाएगा कि तियान घर से बाहर गई थी या नहीं। इधर तियान तो हाओमिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। कि तभी उसे शिनचिन का ख्याल आता है, क्योंकि वो कंपनी वाले तो झूठ नहीं बोल सकते कि वो कल उनके ऑफिस गई थी, पर अगर उन्होंने सच कहा है कि उन्होंने मुझे देखा है तब तो वो शिनचिन ही होगी। इसलिए ये बात बताने के लिए वो हाओमिंग के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर हाओमिंग को सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने कल का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया और मिस रुआना आपके घर से बाहर नहीं गई थी, जिससे तो अब हाओमिंग का शक भी दूर हो जाता है। तियान पे गुस्सा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। तियान हाओमिंग के रूम के दरवाजे को नॉक करने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि अगर उसने बता भी दिया कि वो शिनचिन थी, पर क्या हाओमिंग उस पर बिलीव करेगा। बट देन कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसे बिलीव करना होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये कहकर वो दरवाजा नॉक करने जाती है और उससे पहले हाओमिंग दरवाजा खोल देता है। तो तियान चुपचाप से बिना आवाज किए साइड हो जाती है और धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है कि देखने के लिए कि आखिर वो क्या करने वाला है। तो हाओमिंग भी तियान के दरवाजे का नॉक करने जाता है, पर वो नॉक नहीं करता क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसे कैसे माफी मांगे या फिर क्या बात करे। इसलिए वो वापस जाने लगता है, पर फिर से वो दरवाजा नॉक करने आता है पर नॉक नहीं कर पाता। तो उसकी ये सब हरकत देखकर वो तो हंसने लग जाती है और हाओमिंग से कहती है मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बोल सकते हो। तो अगले सीन में तियान तो मस्त स्ट्रीट फूड खा रही थी, जहाँ दोनों अपने बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, पर अब हाओमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। तियान कहती है वो ऐसी ही है, अपना कोई भी काम निकालने के लिए गलत रास्ता ही चुनती है। कहकर वो उसे खाना खिलाने लगती है, पर हाओमिंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो स्ट्रीट फूड नहीं खाता। तो तियान उसे कहती है कि शायद उन दोनों ने हाथ मिला लिया है, पर क्या तुम अब कुछ नहीं करोगे, उस डील को ऐसे ही जाने दोगे। इस पे हाओमिंग कहता है कि चिंता मत करो, उन्होंने डील तो चुरा ली पर उसे संभाल नहीं पाएंगे। तियान अब मस्ती करने के लिए फिर से उसे खाना खिलाने लगती है। हाओमिंग तो काफी नखरा करते हुए उससे भागने लग जाता है, पर आखिरकार तियान उसे खिलाई देती है जो उसे काफी पसंद भी आती है। तो अगले दिन हाशवान मिस्टर वांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही रहा था, तभी हाओमिंग एंट्री मारता है। तो मिंग आकर हाशवान से कहता है कि आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो शुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ मीटिंग में हूँ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो देख ही नहीं सकते, पर फिर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है ऐसे बीच मीटिंग में अपनी टांग अड़ाना। हाओमिंग तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस्टर वांग की कंपनी की तारीफ करने लग जाता है। उन्होंने अपने हर ज्वेलरी प्रोडक्ट में एक हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, इसलिए उनकी इस हाई स्टैंडर्ड लेवल को मैच करता हुआ हाओमिंग के पास कुछ ज्वेलरी डिजाइन हैं जो कि 5 साल पहले ओलिविया नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। तो मिंग उसे वो सारी डिजाइन दिखाता है जो कि असल में तियान की ही डिजाइन थी, जिन्हें शिनचिन ने चुरा लिया था। तो उन्हें देखकर तियान तो शॉक्ड थी कि आखिर हाओमिंग को ये डिजाइन कहाँ से मिले, क्योंकि इन्हें तो शिनचिन ने चुरा लिया था। पर जो भी हो मिस्टर वांग को वो सारी डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इस पे हाओमिंग ऐड करते हुए कहता है कि ऐसा डिजाइन पूरे चाइना में आज तक कहीं भी नहीं बना। मिस्टर वांग को तो बिलीव ही नहीं होता कि ये डिजाइन 5 साल पहले किसी ने बनाई थी। तो मिस्टर वांग इस डिजाइनर से मिलने की बात करते हैं। इस पे हाओमिंग उसे बताता है कि ओलिविया की असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए वो खुद जो उसके डिजाइन का बहुत ही बड़ा फैन है, आज तक कभी ओलिविया से मिलना तो दूर की बात है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तो जिस तरह से मिस्टर वांग हाओमिंग से इम्प्रेस हो रहे थे, हाशवान तो उतना ही टेंशन में पड़ रहा था कि मिस्टर वांग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। तो हाओमिंग मिस्टर वांग से कहता है कि अगर आपको ओलिविया के इन एक्सक्लूसिव डिजाइन्स में इंटरेस्ट है तो हाओमिंग के पास उनके लिए ओलिविया की एक और डिजाइन सीरीज है, जिस सीरीज का नाम था ट्रू लव, जिसकी पॉपुलैरिटी ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा थी और उसी वक्त हाओमिंग ने एक ऑनलाइन ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा कीमत देकर उस डिजाइन को खरीद लिया था। ये जानकर तियान तो बड़ी सरप्राइज्ड होती है। हाओमिंग उसी के डिजाइन का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि तियान ही ओलिविया के नाम से एक मिस्टीरियस डिजाइनर का काम करती है। तो इधर हाओशवान अपने इस डील को हाथ से जाता हुआ देखकर मिस्टर वांग से जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। इस पे मिस्टर वांग तो उसे सॉरी कह देते हैं कि अब वो उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि मिस्टर वांग की तरफ से बस एक बहाना था। अब इससे तो हाशवांग को मिंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ कुछ भी नहीं
कहता, इसलिए वो गुस्से के साथ शिनशिन के पास आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की खुशखबरी सुनने के लिए वेट कर रही थी। तो हाउशवान उसे मीटिंग में हुए कांड के बारे में बताता है और कहता है कि वो शायद उस अंधे हाओमिंग को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि एन मौके पर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेल देता है। इस पे शिनशिन उसे कहती है कि अगर हाओमिंग को रास्ते से हटाना मुश्किल हो रहा है तो हमें पहले मेरी सिस्टर को रास्ते से हटाना होगा, और उसके लिए बस हमें उस बुड्ढे को ढूंढना है जिसकी मेरी बहन को सबसे ज्यादा फिक्र है, यानी कि मेरे डैड को। शिनशिन को तो पूरा यकीन था कि हॉस्पिटल से उसके डैड को गायब करवाने के पीछे तियान और हाओमिंग का ही हाथ है, जिस पर हाउशवान कहता है कि अगर हाओमिंग ने मदद की होगी तो उसने उन्हें जरूर हमारे ही 3 हॉस्पिटल्स में से किसी एक में रखा होगा, इसलिए हमें बस उन हॉस्पिटल्स की तलाशी करनी होगी। तो ये दोनों लग जाते हैं अपने काम पर। इधर हाओमिंग और तियान सोफे पर बैठे हुए थे, जहाँ तियान तो व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम वाला के ड्रामा देख रही थी, जिसमें अचानक से हमारे पीएसजे और सेक्रेटरी किम का रोमांस चालू हो जाता है। तो तियान जल्दी से वॉल्यूम कम करने लग जाती है। तो हाओमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक के ड्रामास देखना पसंद है। इस पे तियान नर्वस होते हुए कहती है कि मैं ये सब सीन्स नहीं देखती, वो सीन तो बस अचानक से आ गया। पर फिर टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ओलिविया लड़का है या लड़की। हाओमिंग बताता है कि लड़की है, क्योंकि उस तरह की ज्वेलरी डिजाइन कोई लड़का नहीं बना सकता। तो तियान पूछती है क्या तुम्हें वो पसंद है। इस पे हाओमिंग उसके क्लोज जाकर कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। या नर्वस होते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर उससे ये कहकर भाग जाती है कि अगर वो ओलिविया बुड्ढी निकली तो। पर अपने रूम जाकर तो ब्लश करने लगती है। पर तभी उसे उसके डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ से उसे कोई कॉल करके बताता है उसके डैड को कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। तो तियान भागकर पहुंचती है हॉस्पिटल, जहाँ उसके डैड का रूम तो खाली पड़ा था, जो देखकर वो अपने डैड के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तभी इस रूम में किसी के आने की आहट सुनती है, तो वो जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर में वहाँ शिनशिन पहुंच जाती है अपने एक गुंडे के साथ, जो कि यहाँ डैड को ही ढूंढने के लिए आई थी। पर उसने रेन ग्रुप के अंडर तीनों हॉस्पिटल्स को छान लिया था, लेकिन कहीं भी उसे डैड का पता नहीं चला। तो वो इस बारे में हाउशवान को कॉल करके बताती है। फिर वो बाहर चली जाती है। पर शिनशिन के साथ आया हुआ गुंडा दोबारा से रूम के अंदर आता है। उसे डाउट था कि पर्दे के पीछे कोई है, तो उसे इधर आता हुआ देखकर तियान तो घबरा जाती है और एक स्टैंड उठा लेती है उसे मारने के लिए। पर उसके कुछ करने से पहले ही सॉन्ग पहुंचकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है और तियान को अपने साथ लेकर हाओमिंग के पास जाता है, जहाँ उसके साथ तियान के डैड भी थे, जिन्हें देखकर तियान के जान में जान आती है। फिर वो हाओमिंग से कहती है कि मेरी बहन अब हाउशवान के साथ मिलकर मेरे डैड के पीछे पड़ी है और वो लोग डैड को यहाँ से ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पे हाओमिंग कहता है कि इसीलिए तो मैंने पहले सब कुछ तैयार कर दिया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हाओमिंग ने ही सॉन्ग की मदद से तियान के डैड को हॉस्पिटल से निकालने में हेल्प किया था। तो तियान रोते हुए हाओमिंग के गले लग जाती है। हाओमिंग उसे कहता है कि फ्यूचर में रात को कभी अकेले मत निकलना, चाहे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। देन अगले सीन में हमें तियान को दिखाया जाता है जो अपना नया डिजाइन बना रही थी। पर तभी अचानक घर का पूरा पावर कट हो जाता है। तो वो जल्दी से अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाकर हाओमिंग के पास चली जाती है। हाओमिंग भी अपने रूम से बाहर ही निकला था। तो तियान उसे घर के इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के बारे में पूछती है, पूरे घर का मेन स्विच था। तो हाओमिंग उसे बताता है कि वो नीचे है। तियान हाओमिंग को अपने साथ नीचे ले जा रही होती है। तभी लो बैटरी की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो हाओमिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, क्योंकि ये अंधेरा उसके लिए कोई नया नहीं है। इतने टाइम से ब्लाइंड होने की वजह से अब उसे अपने घर का कोना कोना याद हो गया है। तो दोनों पहुंचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के पास, जहाँ पास ही में एक टॉर्च पड़ी हुई थी, जिसे तियान उसे स्विच बोर्ड की ओर दिखाने के लिए कहती है। हाओमिंग टॉर्च को उसकी ओर दिखाने लग जाता है। तो फिर से हाओमिंग को तियान का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, पर इस बार थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो हाओमिंग उसका चेहरा देख पाने पर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसे किस करने लग जाता है, जिससे तियान भी अब रेसिस्ट नहीं करती। पर उधर उनका रोमांस तो चल रहा था। पर हाओमिंग के रूम पे शुआन पहुंच जाता है हाओमिंग की ऑफिशियल सील ढूंढने के लिए, जो उसे एक ड्रॉअर में मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह तियान तो बहुत ही हैप्पी होती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसे हाओमिंग से प्यार हो गया है। पर वो अपनी फेक शिनशिन वाली बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि कभी न कभी मिंग को पता चली जाएगा कि उसकी एंगेजमेंट शिनशिन की बजाय तियान से हो गई है। पर अभी वो इस बारे में नहीं सोचना चाहती। तो वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। तभी हाओमिंग अपना टाई लेकर उसके बेड के पास आकर कहने लगता है, मेरी टाई पहनने में हेल्प करो। इस पे तियान हंसते हुए उसके पास जाती है और उसकी टाई बांध देती है। तो हाओमिंग उसे अपने साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में चलने के लिए कहता है। इस पे तियान उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के मीटिंग में जाकर क्या करूंगी। जिस पे हाओमिंग उसे कहता है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए तुम्हें हर जगह मेरे साथ जाना पड़ेगा। ये सुनकर तियान तो ब्लश करने लग जाती है। फिर दोनों पहुंच जाते हैं मीटिंग पे, जहाँ चेयरमैन रेन ने सभी को बुलाया था एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हाओमिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने की वजह से मिस्टर रेन उसे ऑफिशियली सीईओ का पोजीशन देने का अनाउंस करते हैं, जिससे बाकी बोर्ड मेंबर्स में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हाओमिंग के काम से सच में वो सारे भी बहुत खुश थे और उसके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है। इसीलिए वो सभी इस फैसले को सहमति देते हैं। तो इसी खुशी के मौके पर उनकी चाय की चीयर्स चली रही थी कि तभी हाउशवान मुझे ऑब्जेक्शन है ये कहकर एंट्री मारता है, हाथों में एक फाइल लिए, जिसे दिखाकर वो कह रहा था कि हाओमिंग ने बहुत ही बड़ा घपला किया है। उसने हमारी कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम दामों में प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया है। किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। तो हाउशवान एज ए प्रूफ उन्हें अपना लाया हुआ फाइल दिखाता है, इसमें हाओमिंग की दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन था, जिसके अकॉर्डिंग हाओमिंग ने बहुत ही कम प्राइस में कंपनी के शेयर्स इलीगली बेचे हैं। और उसका प्रूफ था हाओमिंग का सील या फिर कह सकते हैं मोहर, जो कि पिछले रात हाउशवान ने चुरा लिया था और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने ये किया था। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हाओमिंग की मोहर लगी हुई थी, इससे प्रूफ होता है कि हाओमिंग के नाम से शेयर्स को बेचा गया
है। तो इस बारे में सभी लोग हाओमिंग से सवाल करने लग जाते हैं, पर हाओमिंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर उस फाइल को देखकर उन्हें यकीन करना ही पड़ता है। तो अब बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स मिलकर हाओमिंग पर एलिगेशन लगाने लगते हैं कि इससे कंपनी पर कितना सारा लॉस हो गया होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सब सुनकर तियान शांत नहीं रह पाती और कहती है कि हाओमिंग को तो फंसाया भी जा सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए और इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मिंग उसे आगे कुछ भी कहने से मना करने लगता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाओशुआन उठकर कहता है कि मिंग को जिस भी प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया था वो अब उसे दिया जाए और अब से वो हाओमिंग की पोजीशन टेक ओवर करेगा। तो चेयरमैन भी अनाउंस कर देते हैं हाओमिंग का सस्पेंशन। तब तक कंपनी की तरफ से दिया हुआ सब कुछ उससे छीन लिया जाता है जब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तो ये क्या कर वो मीटिंग डिसमिस करके चले जाते हैं। तो तियान हाओमिंग से कहने लगती है कि तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारे डैड है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तो हाओमिंग उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे डैड ऐसे ही हैं, उन्हें बस विनर्स की फिक्र होती है। पर इस बार मैं हार गया और मेरा भाई जीत गया। ये कहकर वो उसे घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उन दोनों का सारा सामान तो घर के बाहर पड़ा हुआ था, जो देखकर तियान तो शॉक थी। तो वो हाओमिंग से कहती कि चेयरमैन ने तो कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हाओशुआन ने हमारा सारा सामान बाहर क्यों फिकवा दिया। इससे तो हाओमिंग भी बहुत ही गुस्सा था, पर अब उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हाओशुआन तो अब कंपनी का सीईओ बन चुका था। तभी हम घर के बालकनी के ऊपर शिनशिन को देख पाते हैं जो उन पर हंसते हुए वाइन पी रही थी, क्योंकि चेयरमैन का ऑर्डर था हाओमिंग से सारे कंपनी बेनिफिट्स छीनने का। इसका मतलब था कि वो कंपनी का कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता था। तो सॉन्ग उन दोनों को अपने एक अपार्टमेंट ले जाता है जो काफी सालों से बंद पड़ा था। तो सॉन्ग उनसे माफी मांगता है कि उन दोनों को इस पुराने घर में रहना पड़ेगा। इस पे तियान तो उसे थैंक यू कहती है, बताती है कि ये जगह तो उन दोनों के रहने के लिए काफी है। तो हाओमिंग सॉन्ग को अब लौट जाने के लिए कहता है। इस पे सॉन्ग मजाक करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बॉस, मैं तो बस घर की साफ सफाई करके चला जाऊंगा, उसके बाद तो आप दोनों ही होंगे बस। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का बिजनेस संभालने जाने के लिए कह रहा हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, इसलिए जाओ और अब अपने काम पर ध्यान दो। इस पे सॉन्ग कहता है कि बॉस मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी तियान को आसपास स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। तो सॉन्ग के साथ मिलकर तियान घर की साफ सफाई करने लग जाती है। इसके बाद तो घर एकदम चकाचक हो जाता है। तो सॉन्ग अब कुछ खाने का इंतजाम करने की बात करता है। इस पे हाओमिंग उसे बाहर से टेक आउट ऑर्डर करने के लिए कहता है, पर तियान इसके लिए मना करके कहती है कि आज खाना वो बनाएगी। तो सॉन्ग उन दोनों के बीच थर्ड व्हील ना बनते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर तियान और हाओमिंग बैठकर सब्जियां काटने बैठ जाते हैं, पर हाओमिंग को अच्छे से सब्जियां काटना नहीं आ रहा था। इस पे तियान तो उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाती है। तो हाओमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे थैंक यू कहता है उसका साथ देकर उसके साथ रहने के लिए। पर हाओमिंग को तियान के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तियान को भी यहाँ रहना पड़ रहा है। इस पे तियान उसे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे लिए गिल्टी मत फील करो। हाओमिंग कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है तो तुम अपने घर जा सकती हो। इस पे तियान उसे कहती कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत है, हम दोनों इस घर पे रह पा रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। कितने ही लोग तो हमारे से भी बदतर जगह पर रहते हैं, तो उन लोगों के कंपैरिजन में हम लोग तो काफी लकी हैं, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ सही होने तक हम दोनों यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ एक छोटी सी लैंप जलाएंगे और साथ में बैठकर म्यूजिक सुनेंगे। तो यहाँ हाओमिंग भी इनडायरेक्टली अपना कन्फेशन उससे कर देता है कि मैं बस हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तो अगले दिन में खाना वाना सब कुछ रेडी था। तियान गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है जिससे उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। तो हाओमिंग बड़े ही प्यार से उसके हाथों पर फूंक मारने लगता है, पर जो हाथ जला था उसमें नहीं, पर उसकी केयरिंग देखकर ही तियान तो प्यार से उसे देखते ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद बताती है कि असल में मेरा दूसरा हाथ जला है। तो हाओमिंग बड़े प्यार से दूसरे हाथ पर भी फूंक मारने लग जाता है। दिन रात में दोनों कैंडल्स जलाकर बातें कर रहे थे क्योंकि इस अपार्टमेंट की लाइट्स खराब थी। तियान उससे पूछती कि अब वो आगे क्या करेगा। इस पे हाओमिंग कहता है कि अभी कुछ भी करने का सही टाइम नहीं है। तियान कहती है फिर तुम हाओशुआन के साथ कैसे डील करोगे। हाओमिंग कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही भाई के साथ कंपटीशन करके बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई मजा है। मैं और हाओशुआन तो बस रैन ग्रुप के प्यादे हैं और हम दोनों को कंट्रोल करते हैं हमारे डैड। तियान पूछती है फिर तुम्हारा गोल क्या है। इस पे हाओमिंग कहता है कि मैं रैन ग्रुप को एक वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी के तौर पर देखना चाहता हूँ, पर शायद ये भी मेरा गोल नहीं है क्योंकि ये सारी बातें बचपन से ही डैड ने मेरे दिमाग में फिट कर दी थी। तो तियान उसे बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसकी मॉम ने पहली बार उसे ज्वेलरी डिजाइन करना सिखाया था, जिसके बाद से ही उसने प्रिंसेस सिसी के नाम से ज्वेलरी डिजाइन बनाना शुरू किया था। पहले तो उसे लगा था कि शायद तियान अपनी मॉम से इन्फ्लुएंस होकर ज्वेलरी डिजाइन करती है, पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि असल में तो वो ये करना चाहती थी क्योंकि डिजाइनिंग करना उसे बहुत पसंद है। तो ठीक इसी तरह वो हाओमिंग से कहती है कि तुम भी अपने गोल की तरफ ही जा रहे हो और अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि असल में तुम भी वही चाहते हो, रैन ग्रुप को वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी बनाना। तो इससे हाओमिंग अपना गोल रियलाइज कर लेता है और तियान को थैंक यू कहता है उसकी जिंदगी में आने के लिए। तो माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया था, इससे हाओमिंग तियान को किस करता है। तो अगले दिन हाओमिंग को फिर से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है क्योंकि हाल ही में डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहा था कि उसकी कंडीशन तो ठीक हो रही है, पर उसकी आंखों की रोशनी 100% वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हाओमिंग इसी तरह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है और तियान के जागने तक तो वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेता है। ये देखकर तियान तो शॉक्ड एंड सरप्राइज थी, तो एक्साइटेड होकर उससे पूछती है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुमने ये सब कैसे बना लिया। तो हाओमिंग उसे नहीं बताता है कि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा है, बहाना कर देता है कि उसने तो पहले ही ब्रेकफास्ट बनाना सीख लिया था। तो शिंग शिंग डिश को ट्राई करती
है जो बहुत ही यमी थी, तो वो हाओमिंग को भी खिलाती है। तो हाओमिंग तो उसकी उंगली को ही काट लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने ही लगा था कि तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है, पर उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए फिर से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नॉक करके अंदर आता है, तो तियान उसके लिए पानी वानी लाने के लिए अंदर जाती है। तो सॉन्ग आकर हाओमिंग से कहता है कि बॉस मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। तो हाओमिंग कहता है मुझे पता है तुमने सब देखा, क्योंकि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। जानकर सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तियान को बताने ही जा रहा था, पर हाओमिंग उसे अभी बताने से मना करता है कि उसकी आंखें पूरी तरह ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए वो उसे इस बारे में शिनशिन को बताने से मना करता है। तो सॉन्ग ने इन्वेस्टिगेशन से पता कर लिया था कि हाओमिंग के एक्सीडेंट कराने के पीछे हाओशुआन का ही हाथ था। उसी ने एक आदमी को पैसे देकर हाओमिंग का एक्सीडेंट कराने के लिए कहा था, चाहे उसके बाद वो जिंदा रहे या मर जाए। तो इसके प्रूफ में उसे हाओशुआन के साथ उस ड्राइवर का फोटो मिला था, जिसमें हाओशुआन उस ड्राइवर को पैसे दे रहा था। जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट कराया था उसका कन्फेशन भी सॉन्ग ने रिकॉर्ड कर लाया था। उस ड्राइवर ने साफ साफ कन्फेस किया था हाओशुआन के कहने पर ही उसने ये एक्सीडेंट किया था। तो हाओमिंग तियान को कुछ फाइल्स रेडी रखने के लिए कहता है। तो अगले सीन में हमें हाओशुआन और चेयरमैन रेन को दिखाया जाता है, दोनों एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ हाओमिंग सारा प्रूफ लेकर पहुंच जाता है। डैड तो उस पर भड़कने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने के लिए आया है। हाओशुआन भी उससे रूडली पूछता है। तो हाओमिंग उन सारे प्रूफ्स को सामने रख कर बताता है, हाओशुआन तुमने मेरा एक्सीडेंट कराया था, इस वजह से मुझे अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी और मुझे कंपनी से निकालने के लिए मेरे ही घर से मेरी ऑफिशियल सील चुरा ली। फिर तुम्ही ने हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे और उस पे मेरी मोहर लगाकर बिल मेरे नाम का फाड़ दिया। इसके बाद हाओमिंग उन्हें उस ड्राइवर का कन्फेशन भी सुना देता है, जिसे सुनकर डैड तो हाओशुआन पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और उस पे गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो हाओशुआन कहता है कि आप ही तो कहा करते थे कि हमें रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ना कि किस तरह से उस रिजल्ट को हासिल किया इस बारे में सोचना चाहिए। इस पे तो डैड उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, मैंने तुम दोनों से कम्पीट करने के लिए कहा, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। ये सुनकर तो हाओमिंग डैड से चिल्लाकर कहता है कि क्या अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि ये सब असल में किसकी वजह से हुआ। हमारी पूरी फैमिली एक मेस बनकर रह चुकी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने अपनी कंपनी को हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। बचपन से ही हमारा घर तो हम दोनों के लिए कोई लड़ाई का मैदान था, जहाँ हर चीज को पाने के लिए आपने हम दोनों भाइयों से कम्पीट करने के लिए कहा। अगर इसके लिए मना किया तो हमें पहचान ना देने की धमकी दिया करते थे, इसलिए आपने हमसे जो जो कहा वो सब हमें मजबूरी में करना पड़ा। असल में तो आप हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, बस एक प्यादे की तरह। तो डैड उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया इस कंपनी का वारिस बनाने के लिए। सुनकर हाओशुआन कहता है फिर मेरा क्या। तो डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने भाई के आसपास भी नहीं आते, आज तक एक भी काम तुमसे सही से नहीं हुआ जिससे तुम अपनी काबिलियत प्रूफ कर सको, इसीलिए तुम कंपनी के वारिस बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर तो हाओशुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसका भड़ास निकालने के लिए वो तो हाओमिंग से लड़ने लग जाता है। तो डैड उन्हें छुड़ाने आते हैं, इस चक्कर में शुआन से हाओमिंग को धक्का लग जाता है। हाओमिंग का सर जाकर टेबल पर टकराता है, वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभी ऊपर हल्ला गुल्ला सुनकर तियान भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। तो डैड और तियान मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर मिंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। वहीं हाओशुआन को भी पहली बार थोड़ा डर सा लगा था। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तियान का ट्रीटमेंट हो चुका है, इस वजह से अब उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ सकती है। तियान आती है सॉन्ग के लिए खाना लेकर, जो उसे खाना खाने के लिए बाहर भेजती है। फिर वो हाओमिंग के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम मुझे देख सकते हो। और हाओमिंग के होश में आने के बाद ही तियान उसे अपनी सारी सच्चाई बता देगी कि वो तियान है और कि किस हालत में उसे शिनशिन बनकर हाओमिंग से एंगेजमेंट करनी पड़ी। इधर शिनशिन को जब पता चलता है कि हाओमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब तो हाओमिंग तियान को फुल सपोर्ट करेगा, इससे शिनशिन अब तियान से सब कुछ छीन नहीं पाएगी, क्योंकि ना ही उसके पास उनके डैड है, इससे अब वो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर नहीं बन सकती। और अब हाओमिंग की आंखें भी वापस आ गई है, इससे तो अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसे रास्ते से हटाना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो शिनशिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो युंजू से कहती है कि हाओमिंग तो मेरे रास्ते का कांटा है ही नहीं, क्योंकि वो मेरा फियांसे जो है, यानी कि शिनशिन अब तियान से अपनी जगह वापस लेना चाहती है और उसके लिए तियान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि हाओमिंग की आंखें खोलने पर सबसे पहले वो असली शिनशिन को ही देखे। इस प्लान से युंजू तो डर जाती है, तो वो शिनशिन को ऐसा करने से मना करने लगती है। शिनशिन तो ठान लेती है कि जो कुछ भी उसका है वो उसे हासिल करके रहेगी और इसके लिए तियान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब शिनशिन तियान को मारने का डिसाइड करती है, तो युंजू उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर शिनशिन तो अब रुकने वाली नहीं थी। इधर तियान रास्ते से जा ही रही होती है कि कुछ गुंडे आकर उसे बेहोश करके कहीं ले जाते हैं। वहीं हमें शिनशिन दिखाई जाती है, जो कि अपना हल्का फुल्का मेकओवर करके तियान बन जाती है। वहीं तियान को जब होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर एक गुंडा उसकी फोटो खींचकर किसी को भेजता है, फिर उसके हाथ खोलकर उसे कुछ खाने के लिए देकर चला जाता है। तो तियान को किडनैप हुए 2 दिन हो चुका था, तो सॉन्ग को उसकी फिक्र होने लगी थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। तभी वहाँ शिनशिन तियान बनकर पहुंच जाती है, तो वो सॉन्ग को रेस्ट करने के लिए भेज देती है और हाओमिंग के पास आकर बैठ जाती है और मन ही मन कहती कि हाओमिंग अब तुम्हें आंखें खोलने के बाद असली शिनशिन दिखेगी। तभी हाओमिंग को भी होश आ जाता है और तो और उसे दिखाई भी देने लगता है, तो शिनशिन फेक खुशी दिखाने लग जाती है। वहीं हाओमिंग भी, जो कि 15 दिनों से कोमा में था, शिनशिन को दोबारा से देखकर बहुत खुश होता है। पर अभी तक हाओमिंग को यह नहीं पता कि अब तक तियान उसके साथ शिनशिन बनकर रह रही थी और अब जो उसके साथ है वो है असली शिनशिन। तो हाओमिंग को शिनशिन का हाथ थोड़ा अलग फील होता है। वहीं शिनशिन तो उसे किस करने जाती है, पर हाओमिंग सर चकराने का बहाना करता है, क्योंकि उसे शिनशिन में कुछ चेंजेस फील हुए। तो शिनशिन उसके लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। वहीं हमें हाओमिंग कुछ सोचता हुआ नजर आता है। तो अगले सीन में शिनशिन
शिनशिन हाओमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में केक मंगाती है इसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हाओमिंग के आने से पहले लाइट्स ऑफ कर देती है, जो देखकर हाओमिंग तो सरप्राइज्ड था क्योंकि शिनशिन को तो अंधेरे से डर लगता था जो कि तियान को लगता था। पर इधर शिनशिन कहती कि मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ अंधेरे से डरूं, जो सुनकर अगेन हाओमिंग को थोड़ा अजीब लगता है। तो शिनशिन उसे केक खिलाती है जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। शिनशिन उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर हाओमिंग उसे कल मीटिंग अटेंड करने का बहाना करके अपने रूम चला जाता है, जिससे शिनशिन का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगली सुबह तियान, जो कि अभी भी उस रूम में कैद थी, टीवी पर हाओमिंग की न्यूज देखती है, जहाँ हाओमिंग के साथ शिनशिन को देखकर वो समझ जाती है कि ये सब शिनशिन का बनाया प्लान है। तो हाओमिंग अनाउंस करता है कि रेन ग्रुप और रुआन ग्रुप इस बार साथ में वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इधर हाओमिंग को उसके डैड कंपनी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और उसे बताते हैं कि हाओ शुआन ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दिया है, जिससे उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो लगता है, पर सरेंडर कर देने की वजह से उसकी सजा कम हो जाती है। दिन में हाओ शुआन को दिखाया जाता है जो समझ चुका था कि उसने बहुत कुछ गलत किया है, इसका अब उसे प्रायश्चित करना है। इसलिए वो जेल जाने से पहले हाओमिंग के साथ अपने फोटो को देखता है और उससे फेस टू फेस तो नहीं लेकिन दिल से माफी मांगता है। इधर तियान को वो गुंडा दोबारा से खाना ला कर देता है, बाहर जाकर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और बैठकर पैसे गिनने लग जाता है, पर उन नोट्स को टच करते ही उसे अचानक से खुजली और छींक होने लगती है। ये देखकर तियान उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई इन्फेक्शियस बीमारी तो नहीं है। वो गुंडा पहले तो कुछ बता नहीं रहा होता है, पर तियान के बार बार पूछने पर गुंडा तंग आकर उसे बता देता है कि उसे नोट्स से एलर्जी है। अब इससे तियान को एक आइडिया आता है, तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं पैसे गिनने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो गुंडा उसे मना करते हुए कहता है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, जिस पे तियान कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ कर तो बोर हो गई हूँ और टीवी पर भी सिर्फ न्यूज चैनल्स ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ करने के लिए काम मिल जाएगा। तो गुंडा उसे पैसे गिनने के लिए दे देता है। जैसे ही गुंडे का ध्यान थोड़ा सा दूसरी ओर जाता है, तियान पैसों को जानबूझकर दूर गिरा देती है। इस पर पहले तो गुंडा उस पर भड़कता है, फिर पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तियान उसके सर पर लकड़ी का टूल मार देती है, उसके हाथ पैर बांध देती है। तो उसके होश में आने पर तियान उससे उसका फोन और बैग मांगने लग जाती है, पर वो गुंडा उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तियान उसके सर पर पैसों की बरसात करने लग जाती है, इससे फिर से गुंडे में एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाते हैं। तो वो गुंडा बताने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं शिनशिन को जब इस बारे में पता चलता है कि तियान तो अब तक जिंदा थी और उसे कैद करके रखा गया था, ये जानकर वो युंजू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि युंजू ने उसे कहा था कि उसने तियान को मरवा दिया है। अब तो वो उस कैद से भी भाग चुकी थी। इस बार में भी तियान को पता चल जाता है, उन गुंडों से तो वो और ज्यादा भड़क जाती है। तो वो उसे ढूंढकर खत्म करने के लिए कुछ गुंडों को लगा देती है। इधर तियान हाओमिंग को कॉल करने का सोचती है, पर रुक कर सोचने लग जाती है कि क्या वो उसे उसकी बातों पर बिलीव होगा। अगर हाओमिंग उससे सच्चा प्यार करता तो अब तक उसने शिनशिन को पहचाना क्यों नहीं। तो इस बारे में सोचकर सैड होते हुए सॉन्ग के उस अपार्टमेंट में जाती है जिसकी चाबी उसी के पास थी। तो वहाँ उसे वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन का एक फॉर्म मिलता है, इस पर प्रिंसेस सिसी नाम लिखा हुआ था, जिस नाम से तियान पहले डिजाइन्स बनाया करती थी। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ लकीली उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। इधर शिनशिन के गुंडे अभी तक तियान को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। तभी हाओमिंग आता है, उससे पूछता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए तैयार है या नहीं, जहाँ पर आज उस ज्वेलरी कॉन्टेस्ट के विनर को अवार्ड मिलने वाला था। तो शिनशिन हाओमिंग के साथ उस अवार्ड सेरेमनी में चली जाती है, जहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका था। तो फाइनली विनर के अनाउंसमेंट की बारी आती है। इस कंपटीशन की विनर थी प्रिंसेस सिसी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, सिर्फ हाओमिंग को छोड़कर। प्रिंसेस सिसी यानी कि तियान एक मास्क लगाकर आती है, तो स्टेज पर आकर मास्क हटाने के बाद शिनशिन के साथ बाकी सारे भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों को तो उनके ट्विंस होने के बारे में पता नहीं था। शिनशिन तो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गई थी, पर हाओमिंग तो एकदम कूल था, मानो जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था। तो तियान सभी के सामने अपना असली नाम बताती है, साथ ही में उसके ओलिविया होने के बारे में भी बताती है। तो हाओमिंग को उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह हाओमिंग और तियान साथ आ जाते हैं। तो शिनशिन उसके सामने नाटक करने लग जाती है कि वो असली शिनशिन है, तियान ने उसकी जगह ले ली थी। हाओमिंग के होश में आने के बाद से वही उसके साथ है, उसी ने उसकी केयर की, उसके लिए केक बनाया वगैरह वगैरह। हाओमिंग कहता है कि मुझे पता है तुम शिनशिन हो, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो। मैंने तो पहली बार तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। इसके बाद वो कंफर्म भी हो गया था उसके अंधेरे से ना डरने की वजह से, वहीं उसके हाथों को टच करके। तो इस तरह शिनशिन का भांडा फूट जाता है और उसे पुलिस लेकर चली जाती है किडनैपिंग के केस में, और उसके साथ युंजू भी अरेस्ट हो जाती है। तो फाइनली ये दोनों साथ हो जाते हैं और दोनों रहने के लिए सॉन्ग के उसी घर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी घर में रहना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हाओमिंग उसे फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे तियान एक्सेप्ट कर लेती है। तो आखिर में उनके किस के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।